दोस्तों, भारत ने अचानक से एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए 3 देशों के खिलाफ एंटी डंपिंग जांच बैठा दी है और ये 3 देश चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया है। इस खबर के बारे में इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां पर रूस ने भारत की मांग को ठुकराते हुए पाकिस्तान को इंजन सप्लाई करने का फैसला किया है। इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत ने चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम से आने वाले कुछ खास स्टील उत्पादों पर एंटी डंपिंग जांच शुरू कर दी है। ये कदम तब उठाया गया जब भारतीय स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी ISSDA ने शिकायत दर्ज कराई कि इन देशों से आने वाले सस्ते स्टील उत्पाद भारतीय कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जांच का जिम्मा वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR को दिया गया। DGTR ने बताया कि ये जांच कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट ऑफ 300 एंड 400 सीरीज नामक स्टील उत्पादों पर की जाएगी, जो स्टेनलेस स्टील के महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद हैं और इनका इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जाता है। भारतीय कंपनियों का आरोप है कि चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम की कंपनियां अपने स्टील उत्पादों को भारत में बहुत कम दामों पर बेच रही है, जिनकी कीमत उनके वास्तविक उत्पादन लागत से भी कम है। इसे व्यापार की भाषा में डंपिंग कहा जाता है। डंपिंग का सीधा असर ये होता है कि सस्ता विदेशी माल बाजार में आकर घरेलू कंपनियों के उत्पादों की मांग कम कर देता है। भारतीय कंपनियों को अपने दाम घटाने पड़ते हैं, मुनाफा घटता है और धीरे धीरे वह नुकसान में चली जाती है। जब घरेलू उद्योग कमजोर हो जाता है या बंद होने की कगार पर पहुंच जाता है, तब विदेशी कंपनियां अपने दाम बढ़ा देती है और पूरा बाजार अपने नियंत्रण में ले लेती है। यही वजह है कि डंपिंग को अनुचित व्यापारिक गतिविधि माना जाता है। DGTR ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि घरेलू उद्योगों द्वारा दी गई शिकायत और सबूत पर्याप्त है। इन दस्तावेजों में यह दिखाया गया कि इन तीनों देशों से आने वाले उत्पादों की कीमतें वास्तव में बहुत कम है और इससे भारतीय उद्योग को नुकसान पहुंच रहा है। इस आधार पर DGTR ने जांच शुरू करने की घोषणा की है। अब ये एजेंसी ये तय करेगी कि डंपिंग किस स्तर पर हो रही है, उसका भारतीय कंपनियों पर क्या असर पड़ रहा है और यदि नुकसान साबित होता है तो कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि डंपिंग से वाकई भारतीय कंपनियों को हानि हुई है, तो DGTR सरकार को एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश करेगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब है कि उन विदेशी उत्पादों पर एक अतिरिक्त कर लगाया जाएगा ताकि उनकी कीमतें बढ़े और भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में बराबरी का मौका मिल सके। हालांकि इस ड्यूटी का लागू करने का अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय लेता है। DGTR केवल जांच और सिफारिश का काम करता है, जबकि टैक्स लगाना या नहीं लगाना ये निर्णय वित्त मंत्रालय के स्तर पर लिया जाता है। अगर ये ड्यूटी लगाई जाती है तो चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम से आने वाला स्टील अब उतना सस्ता नहीं रहेगा और इससे भारत की घरेलू कंपनियों को राहत मिलेगी। भारत इससे पहले भी कई उत्पादों पर एंटी डंपिंग जांच कर चुका है, खासकर चीन से आने वाले सामानों पर। DGTR इस समय चीन से आने वाले वॉलपेपर, नायलॉन उत्पादों की भी जांच कर रहा है। इसके अलावा मलेशिया और थाईलैंड से आने वाले मेडिकल ग्लव्स पर भी जांच चल रही है। भारत का उद्देश्य किसी भी देश को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाना है। अगर विदेशी कंपनियां सही तरीके से व्यापार करती है तो भारत का बाजार उनके लिए खुला है, लेकिन अगर वह सस्ती कीमतों से बाजार को अस्थिर करती है तो सरकार को कदम उठाने पड़ते हैं। एंटी डंपिंग जांच का ये पूरा सिस्टम विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों के तहत चलता है। WTO ने ये व्यवस्था इसलिए बनाई है ताकि कोई देश अनुचित रूप से सस्ते दामों पर सामान बेचकर किसी दूसरे देश के उद्योग को खत्म ना कर सके। भारत द्वारा जिन देशों पर जांच चल रही है उसमें चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम ये सभी WTO के सदस्य हैं, इसीलिए ये कार्रवाई पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में है। DGTR का मकसद यही सुनिश्चित करना है कि भारत में फेयर ट्रेड यानी निष्पक्ष व्यापार हो और घरेलू उद्योगों को उनके मेहनत के हिसाब से बाजार में बराबरी का मौका मिले। भारत पहले भी चीन, कोरिया, जापान और अन्य देशों से आने वाले कई उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा चुका है। इससे घरेलू कंपनियों को काफी राहत मिली और कई उद्योग फिर से खड़े हो पाए हैं। स्टील सेक्टर में इस समय भारत का उद्देश्य है कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले, रोजगार सुरक्षित रहे और देश आत्मनिर्भर बने। अगर विदेशी कंपनियां लगातार सस्ता स्टील भेजती रहेंगी तो भारतीय निर्माता धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे।
ऐसे में सरकार का ये कदम भारतीय उद्योगों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। वहीं इस पूरी प्रक्रिया का असर न केवल उद्योगों पर बल्कि पूरे अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अगर डंपिंग साबित होती है और ड्यूटी लगाई जाती है तो भारत की स्टील कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतें स्थिर रख पाएंगी और उन्हें नुकसान से राहत मिलेगी। साथ ही सरकार को टैक्स से भी राजस्व प्राप्त होगा। दूसरी ओर अगर जांच में यह साबित नहीं होता कि डंपिंग से नुकसान हुआ है तो भारत विदेशी व्यापार के लिए खुला रहेगा और कंपनियों को बिना अतिरिक्त कर के व्यापार करने दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये जांच भारत के लिए एक संतुलित कदम है। सरकार ना तो विदेशी व्यापार को रोकना चाहती है और ना ही घरेलू उद्योगों को खत्म होने देना चाहती। DGTR की रिपोर्ट और वित्त मंत्रालय के फैसले से ये तय होगा कि भारत इन देशों के स्टील उत्पादों पर ड्यूटी लगाएगा या नहीं। लेकिन इतना तय है कि सरकार अब विदेशी सस्ते माल से घरेलू उद्योगों को नुकसान नहीं होने देगी। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन ये खबर भारत के लिए थोड़ी सी निराशजनक है। भारत ने रूस से अनुरोध किया था कि वह पाकिस्तान को लड़ाकू विमानों के इंजन की आपूर्ति रोक दे, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस अपील को नजरअंदाज कर दिया। ये मामला तब सामने आया जब मई 2025 में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर ब्लॉक थर्ड फाइटर विमानों में इस्तेमाल होने वाले रूसी इंजनों की नई खेप प्राप्त करनी शुरू कर दी। रूस की कंपनी यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन इन इंजनों का निर्माण करती है और अब उसने पाकिस्तान को RD-93MA टर्बोफैन इंजन की आपूर्ति जारी रखने का निर्णय लिया है। ये इंजन पाकिस्तान वायुसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये JF-17 के ब्लॉक थर्ड संस्करण का मुख्य हिस्सा है। ये इंजन 93 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है जिससे विमान की रफ्तार, ऊंचाई और युद्धक क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। वहीं इस आधुनिक इंजन की मदद से पाकिस्तान अपने लड़ाकू बेड़े को और ज्यादा मजबूत बना रहा है। खासकर नियंत्रण रेखा के पास ऊंचाई वाले इलाकों में पाकिस्तान इन विमानों को चीन की मदद से कामरा एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स में तैयार करता है, लेकिन इंजन पूरी तरह रूस पर निर्भर है। भारत को इस बात की चिंता लंबे समय से रही है। जब 2007 में JF-17 पहली बार पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल हुआ था, तब से ही भारत लगातार रूस से अनुरोध करता आया है कि वह इन इंजनों की सप्लाई बंद करे। भारत का मानना है कि ये विमान सीधे सीधे भारतीय तेजस और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों के मुकाबले में खड़ा होना चाहता है। 2019 के बालाकोट हमले के बाद भी भारत ने ऐसा अनुरोध किया था, लेकिन तब भी रूस ने कोई रोक नहीं लगाई थी। अक्टूबर 2025 तक ये साफ हो गया कि रूस ने भारत की अपील ठुकरा दी है। रिपोर्टों के मुताबिक रूस ने पाकिस्तान को इंजनों की सप्लाई फिर से शुरू कर दी है और पहली खेप पहले ही पाकिस्तान की एविएशन सिटी कामरा पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि रूस और पाकिस्तान के बीच 2024 में करीब $500 मिलियन का करार हुआ था, जो संघर्ष से पहले साइन हुआ था। रूस अब पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण आर्थिक दबाव में है, इसीलिए वह पाकिस्तान जैसे नए बाजारों में हथियार बेचकर अपनी आय बढ़ाना चाहता है। रूस का यह निर्णय भारत के लिए चिंता का कारण है क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच दशकों पुराना भरोसा कमजोर हो सकता है। भारत की रक्षा जरूरतों का लगभग 60% हिस्सा अब भी रूस से आता है, चाहे वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो, सुखोई 30 MKI विमान हो या INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर। वहीं इन सब के बावजूद रूस का पाकिस्तान की ओर झुकाव भारत के लिए कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। रूस का कहना है कि उसने जो सौदा किया था वह कानूनी रूप से पहले से तय था और अब उसे रोकना मुश्किल है, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से ये निर्णय उसकी सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज करता है। दूसरी ओर रूस की आर्थिक मजबूरी भी साफ है। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण उसके हथियार निर्यात में 70% की गिरावट आई है। ऐसे में पाकिस्तान जैसे नए ग्राहक की ओर वो झुक भी रहा है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।